वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति। ये देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन, इसमें रहते हैं भारत के हमारे राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की जो बात है वो है संविधान के भाग 5 में, इसे याद रखना, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक। इससे पहले हमने नीति निर्देशक तत्व देखे थे, 51 तक उसे देखा था हमने। इसमें क्या बातें कही गई है कि जो संघ है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ क्या, कैसे हमारा पूरा जो संघ बना हुआ, हमारी जो संसद है वो राष्ट्रपति से बनी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा से बनी हुई है, इसी की पूरी बात है। तो संघ की कार्यपालिका जो है, इसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, ये सभी शामिल होते हैं। हम एक नज़र इसके पूरे अनुच्छेद पर देख लेते हैं, उसके बाद हम राष्ट्रपति से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले होता है अनुच्छेद 52, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है संविधान में। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति 53 अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जो मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करता रहेगा। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। उसके बाद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक है, राष्ट्रपति चुना जाता है, ये 54 में बताएंगे। कैसे चुना जाएगा, क्या तरीका होगा, वो हम 55 में बताएंगे। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, 5 वर्ष या महाभियोग लगने तक या पद छोड़ने तक की सारी बातें जो है इसमें रहेगी। पुनर्चुनाव के लिए अर्हता, अगर बाई चांस या कोई ऐसी परेशानी होती है जिसमें भारत के राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर से चुनाव की बात आएगी, तब पुनर्चुनाव के लिए 57 में बात कही गई है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें 52, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति को बताता है, ये आप याद रखें। उसके बाद हम चलते हैं 58 में चलेंगे। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताएं, योग्यता देखने हैं तो 58, आप ऐसे याद रखें, 58 वर्ष की आयु में योग्यता, ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। 59 क्या है? कार्यकाल की दशाएं, उसके कार्यकाल के बारे में। 60, ये इंपॉर्टेंट है, 60 राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण करेगा। 61 में, ये भी इंपॉर्टेंट, महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। 62 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, जो 6 महीने वाली बात है, उसकी बात है अनुच्छेद 62 में। 65 में दिया है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये 65 के अनुसार, ये एग्जाम में पूछता है, इसे याद रखें। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले, जितने भी विवाद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, वो अनुच्छेद 71 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान, दंड का स्थगन, माफी अथवा कम करना, कोई सजा है उसको कम करने के लिए अनुच्छेद 72 में बात की गई है, आप इसे याद रखें। 72 में बात की गई है इसकी। ये सारे अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है बस उसी को याद रखना है, सारे नहीं याद रखना। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे सारे हमने यहाँ पे दिए हैं। 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, यही वो अनुच्छेद है जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति के को सलाह देने का काम करेगा, वो अनुच्छेद 74 में ही दिया है। सारे मंत्री जो बनते हैं वो इसी के आधार पर बनते हैं। उसके बाद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे नियुक्ति कैसे होगी, कार्यकाल और वेतन, ये सारी जो बातें हैं वो अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का पद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी का पद 76 में, इसे याद रखें। 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन करना, ये सारी चीजें हैं। 78 में दिया है राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व, जितने भी काम प्रधानमंत्री करेंगे वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, सूचना देंगे, उसे बताएंगे, ये है अनुच्छेद 78 में। 85 में दिया हुआ संसद सत्र सत्रावसान तथा भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, वो अनुच्छेद 85 के अनुसार दी गई है। इसके अतिरिक्त
111 संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करेंगे। 112 संघीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण। एक चीज आप याद रखना कि हमारे संविधान में बजट नाम की कोई भी चीज नहीं है, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी को हम साधारण भाषा में बजट बोलते हैं, लेकिन संविधान में लिखित रूप में ये बजट शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। एग्जाम में यही पूछता है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। 112 में दिया है। अगला है 123 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिए, ठीक है, ऐसे याद रखना 123 राष्ट्रपति अध्यादेश। एक गिनती गिन रहे 1 2 3, अगर आपने नहीं किया तो हम अध्यादेश जारी कर देंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति के बारे में दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी किस अनुच्छेद के तहत पूछते हैं, ये दिया गया है। लेकिन ये जो सलाह लेंगे, राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं तो उसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो जो सलाह दी वो करना ही है, वो उनकी स्वविवेक की शक्ति है कि वो करें या ना करें। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब आते हैं हम राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता द्वारा नहीं चुना जाता, जनता के प्रतिनिधि, जैसे आपके अपने क्षेत्र में आपने विधायक चुना होगा, अपने क्षेत्र में आपने सांसद चुने होंगे, तो वो वोट जो भी वोट देंगे, जिस भी जो खड़े होंगे राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार, उनमें से जिनको भी वोट देंगे ये माना जाएगा कि आपने उन्हें वोट दिया है। मतलब ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, आप नहीं चुनेंगे। तो इसके जो निर्वाचन है, इसमें कौन कौन भाग लेगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछता है, निर्वाचित सदस्य या नियुक्त किए हुए सदस्य। नियुक्त किए हुए भी रहते हैं और निर्वाचित भी होते हैं, तो आपको याद रखना है निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, वो भी संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कहाँ के, राज्य विधानसभा के, ओनली राज्य विधानसभा, विधान परिषद यहाँ पे नहीं आया हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मतलब आप याद रख सकते हैं कि तीनों जो है निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत कोई भी सदस्य नहीं है। संसद के दोनों सदन और राज्य में जो भी राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है, उसको वो लोग इसके चुनाव करेंगे। इन सदस्यों द्वारा क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो चुना गया, ये प्रारंभिक संविधान की बात है, जब संविधान निर्माता जो संविधान बना रहे थे उस समय ये चुना गया कि अप्रत्यक्ष क्यों और प्रत्यक्ष क्यों नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। जब संविधान बनाया उस समय देखा गया कि अगर हम प्रत्यक्ष जनता द्वारा अगर चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का, तो हमको जो कार्यकारी जो उनकी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, उनको हमको एकदम सुस्पष्ट उनको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ संसद कार्य काम करती है, पूरा कार्यपालिका का काम संसद होता है, विधायिका भी हमारे पास संसद है। तो उसके हिसाब से हम देखें तो हमने सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री को दे रखी है संसद के अनुसार। अगर हम ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को भी काम दे देते हैं तो ये तो एक दूसरे की शक्तियों का टकराव होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रपति तो प्रमुख होगा लेकिन वह मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करेगा। तो इस प्रकार की स्थिति के कारण ही हमने अप्रत्यक्ष चुनाव रखा, ताकि हर प्रतिनिधित्व का एक अपना महत्व बना रहे और संसद में किसी प्रकार की शक्तियों का टकराव नहीं होना चाहिए। बहुत सोच समझ के हमारे संविधान निर्माताओं ने ये अप्रत्यक्ष चुनाव का अपनाया था। तो हम अक्सर पढ़ते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये किस प्रकार से होता है इसके बारे में देखते हैं। तो आपके राज्य में जो भी विधायक होंगे, एक विधायक के मत का मूल्य किस प्रकार से आंका जाएगा। तो राज्य में कुल कितनी जनसंख्या है, मान लेते हैं हम राज्य में आपके 10 लाख के आसपास जनसंख्या है, ठीक है। अब राज्य विधानसभा में निर्वाचित, मनोनीत नहीं है ना, निर्वाचित कुल सदस्य मान लेते हैं आपके राज्य में 100 हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करना है, ठीक। अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा
कि ये जो है मान वो आपके एक विधायक का है, मतलब एक विधायक 10 वोट के बराबर है, ठीक है, एक विधायक 10 वोट के बराबर आ रहा है। ये पद्धति ये विधायकों के लिए, और संसद के लिए क्या है, एक सांसद है, ठीक है, एक संसद अलग होता है, संसद पूरे जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर हमने 3 अंग है वो सबको मिला के संसद होता है। और एक सांसद के लिए मत क्या होता है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। अब जितने भी राज्य थे उनके सारे विधायकों का मूल्य जो भी इस प्रकार का निकला होगा उस सभी का टोटल मूल्य, और निर्वाचित सदस्य कितने निर्वाचित हुए, 550 हुए या 52 हुए या जो भी रहते हैं, जितने भी निर्वाचित हो क्या है, हो सकता है कि ना हुए हों किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में जितने भी विधायक होंगे संसद होंगे तो उनके लिए क्या है, उनकी कुल संख्या से इसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हमने संसद के लिए निकाला और विधायक के लिए निकाला, इन दोनों के अनुपात में हमको निकालना है। अब राष्ट्रपति के बनने के लिए एक निश्चित मान दे दिया जाता है कि आपको इतने वोट पाने ही हैं, ठीक है। उसके लिए निश्चित मतों को भाग कैसे देंगे, कुल वैध मत, कितने वैध मत पड़े हैं, और 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, इसीलिए एक, उसमें एक जोड़ना है। तो मतलब अगर आप साधारण सी बात करें तो 2 से डिवाइड करके फिर 1 प्लस कर देना है। 1 प्लस मतलब 1 वोट ज़्यादा करने के लिए प्लस कर देते हैं, तो जो भी निकलता है उतने मत तो प्राप्त करने ही पड़ेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है ये भी हम चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जैसे एक बैलेट पेपर की बात करें उसी प्रकार से होता है। तो उस पेपर में जो भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार खड़े होंगे 1 2 3 4 उनके नाम लिखे होंगे, ठीक है। हर एक व्यक्ति जो संसद का जो सदस्य है वो क्या करेगा, उस मान लेते हैं A B C और D ये इतने व्यक्ति खड़े हैं, उनमें प्रेफरेंस भर देगा कि मैं इसे पहले राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ, अगला मैं इसे बनाना चाहता हूँ, इसे मैं तीसरा देता हूँ और इसे चौथा। इस प्रकार से सबका प्रेफरेंस देखा जाता है कि कौन से व्यक्ति का नाम पहले पर ले रहे हैं, ठीक है। जिसका नाम पहले लिया जाता है पहले पे उसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है, अगर वो निश्चित मत को प्राप्त कर लेता है तब, अगर नहीं करता है तो उसके जितने भी मत हैं उसको बांट दिया जाता है बाकियों में, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक जो मत पद्धति है, ये इसके वजह से बोलते हैं, ठीक। अगली बात आते हैं अर्हताएं क्या क्या हैं और इसके पद की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखते हैं। हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति को निम्न अर्हताएं तो होनी ही चाहिए, ठीक। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, ये सब कॉमन सी बातें सबको पता होता है। तो भारत का नागरिकता के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 35 वर्ष याद रखें, 35 वर्ष ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, एक बार 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया उसके बाद वो 105 साल का हो। संविधान में हमारे कोई प्रावधान नहीं है कि अंतिम वर्ष कितना होगा, लेकिन 35 वर्ष तो कम से कम होना ही चाहिए, ये दिया है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए कि लोकसभा में चुना जा सके, ये इतना होना चाहिए लोकसभा के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति में यही बात राज्यसभा जैसी है, उसको हम बाद में देखेंगे। लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होगा, जो भी जैसे हमारे यहाँ संविधान में मंत्री हो गए, सांसद हो गए, इस प्रकार के जो पद हैं वो लाभ के पद नहीं हैं। उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या गवर्नमेंट में कहीं एम्प्लॉय होते हैं तो वो लाभ के पद में गिना जाता है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, या नहीं कि कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं और फिर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने चले आए, वो नहीं है। उसको पहले आपको उसका त्यागपत्र देना पड़ेगा। चुनाव के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए। चुनाव का नामांकन आप भरने जा रहे हैं तो आपके नाम को पेश करने वाले 50 लोग होने चाहिए, ठीक है। ये होनी चाहिए दक्षता होनी। 15,000 रुपये RBI में क्या करेंगे, वो चुनाव में नामांकन भरते समय 15,000 रुपये की राशि को आप जमा करेंगे जमानत राशि के रूप में। अगर आप इसमें चुनाव में 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, 1/6, ठीक है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति संविधान और विधि का परिरक्षक है, संरक्षक है और प्रतिरक्षण भी करूँगा। ये क्या करता है, ऐसी शपथ लेता है। फिर से इसको देखते हैं हमारे शपथ की
क्या क्या, राष्ट्रपति संविधान में जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, कोई राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको शपथ लेनी पड़ती है। तो ये जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को दिलाएंगे, ठीक है। तो वो क्या शपथ लेंगे कि राष्ट्रपति जो है संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। राष्ट्रपति जो भी होगा वो ऐसा बोलेगा कि मैं संविधान और विधि का परिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इस प्रकार की कुछ बातें करेंगे, इसकी शपथ ले लेंगे। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें हैं, क्या क्या है कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित है तो उस पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन में आपको त्यागपत्र देना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कहीं पे आप विधायिका में आप जुड़े हुए हैं पहले से, ठीक है, और राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ लिया, उस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ये भी मैं बता दिया लाभ का पद क्या क्या होगा, ठीक है। जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो वो इन्हीं में से आते हैं, उनके बनाने का कुछ तरीका अलग होता है। ऑप्शन में दे देंगे कि राष्ट्रपति कौन सी स्थिति में चुने जा सकते हैं, ये दिया होगा कि विधायिका का सदस्य होंगे या नहीं होंगे, एक या दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। या पूछेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको मुख्य न्यायाधीश का नाम बता देना है, ठीक है। इस प्रकार से बातें बनती है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। क्या क्या विशेषाधिकार है। अब अगर कोई व्यक्ति आप मान लीजिए राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास कुछ क्षमताएं होंगी कि वो अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी प्रकार के आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार का आपके ऊपर केस नहीं बनेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपके नाम पर कोई केस कर दिया, पुलिस आई उठा के लेके चले गई, ये नहीं कर सकते। व्यक्तिगत भी अगर आपने कुछ किया है, व्यक्तिगत कृत्यों के लिए भी आप क्या है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। वैसे ये बात यहाँ पे लिखी गई है लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई राष्ट्रपति बनने के बाद किसी को मारने थोड़ी जाएगा, है ना। हालांकि अगर कोई व्यक्तिगत कृत्य उसने किए हैं तो उसके लिए 2 महीने से पूर्व उसको क्या करेंगे, नोटिस दे देंगे, 2 महीने की नोटिस दे दिया जाएगा। उसके बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। अब 2 महीने पहले नोटिस दे दीजिए और उस पर अभियोग लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन उसे किसी भी हालात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केस नहीं किया जा सकता, पेश नहीं किया जा सकता कहीं पे। इस प्रकार की विशेषाधिकार इसके पास शक्तियाँ होती है। और हम बात करें राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति के पद की बात है। मैंने शुरू में सारे अनुच्छेद आपको बता दिए हैं तो आप उसे देखिएगा, इसमें क्या क्या बातें वो हम देखते हैं। राष्ट्रपति की जो पदावधि है उसके पद धारण करने की तिथि से, ठीक है। जिस दिन भी पद धारण कर लेंगे, आज किया तो आज से, कल किया तो कल से, 5 वर्ष तक होगी, ठीक है। पद धारण करने की तिथि से क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और उन्होंने शपथ नहीं लिया तो उन्होंने पद धारण नहीं किया है, तो जिस दिन से चुनाव जीत गए उस दिन से नहीं काउंट होगा, ठीक है। जिस दिन वो शपथ ले लेंगे, पद धारण कर लेंगे, उस दिन से फिर काउंट होना शुरू होता है। हालांकि वह अपने किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। त्यागपत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को, याद रखना है यहाँ पे क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देना है। ये 5 वर्ष के पहले आप किसी को भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके कार्यकाल के पूर्व महाभियोग, अगर हमारे देश का संविधान इतना अच्छा बना हुआ है कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भी निश्चित तौर पर रह नहीं सकते, उन्हें भी संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है महाभियोग लगा के, ठीक है। इसकी बातें हम कैसे कभी करेंगे, महाभियोग कैसे लगेगा। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। मतलब ये है बातें कि मान लेते हैं अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, आपका 5 वर्ष कंप्लीट हो गया, तो 5 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप तब तक अपने राष्ट्रपति पद से नहीं हटेंगे जब तक कोई नया व्यक्ति आपके राष्ट्रपति पद पर उत्तराधिकारी के रूप में नहीं आ जाता, ठीक है।
यही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको इनमें से ही चुनना पड़ेगा कि वो पद कब समाप्त करेगा, जब तक नया राष्ट्रपति आ जाता है तब, या पद समाप्ति के दिन ही। इस प्रकार से बातें होती है, ठीक है। कितनी बार भी, और एक अन्य बात है कि वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार भी वो निर्वाचित हो सकता है। हमारे यहाँ सिर्फ 35 वर्ष होना चाहिए, बस यही एक है, इतना वर्ष होना चाहिए और वो कितनी बार भी बन सकता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो एक व्यक्ति 2 बार ही बनेगा, उससे अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है। आपको याद होगा बराक ओबामा, वो 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी इच्छा तो थी, लेकिन उनके संविधान ने इस बात की अनुमति नहीं दी थी कि वो आगे भी बने। आगे की बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संविधान का उल्लंघन करता है अगर कोई राष्ट्रपति, तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। महाभियोग के आरोप में संसद के किसी भी सदन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है प्रश्न, महाभियोग प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, तो आपको याद रखना है किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। विधानसभा में शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे रहता है या ऑप्शन दिया रहता है विधानसभा में, आपको याद रखना है विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की बात है, किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इस आरोप पर सदन के 1/4 सदस्य, अगर आपको लाना है सदन में प्रस्ताव, तो सदन में 1/4 सदस्य होने चाहिए, और जिस सदन ने आरोप लगाया है वहाँ पे, चाहे वो लोकसभा में लगाए हैं, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य जो हैं वो आने चाहिए, पेश करने चाहिए, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। याद रखना, आप आपको अगर लगाना है महाभियोग, तो आप राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आप एक नोटिस पहले से दे देंगे कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होंगे और वो प्रस्ताव आप किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वहाँ पे लेके आएंगे। ये संवैधानिक बातें हैं और ये प्रक्रिया है, ये आपको करनी ही पड़ेगी महाभियोग लगाना है, तो आप डायरेक्ट किसी को ऐसे हटा नहीं सकते, है ना। महाभियोग का प्रस्ताव अब आपने पेश कर दिया महाभियोग, तो वो पास कैसे होगा कि प्रत्येक सदन में, लोकसभा में अगर प्रस्ताव आया है तो वहाँ पे 2/3 सदस्यों से पास होना चाहिए, और राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा में। लेकिन सदन में, जिस भी सदन से शुरुआत हुई हो, दोनों सदन में अलग अलग पारित होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कितने सदस्य, 2/3, 2/3 आते हैं, जहाँ पे भी 2/3 आते हैं उसको याद रखना, उसको विशेष बहुमत बोलते हैं। एक साधारण बहुमत से होता है और एक विशेष बहुमत से। 2/3 जहाँ पे भी आएगा वो विशेष बहुमत है, और 1/3 आता है तो साधारण बहुमत। तो आप याद रखें विशेष बहुमत से। एग्जाम में कभी कभी 2/3 ना लिख के विशेष बहुमत आ जाता है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। विशेष बहुमत होता है 2/3 का मतलब, इससे पारित होने के लिए, होने के बाद पश्चात या दूसरे सदन में भेजा जाएगा। मान लेते हैं लोकसभा में पारित हो गया, 2/3 सदस्यों ने बोल दिया हाँ ठीक है महाभियोग कंप्लीट होता है, उनसे हटाया जाए, तो उसके बाद उसकी बात क्या होगी कि उसे उठा करके राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और वहाँ भी सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, वहाँ भी 2/3 सदस्य पास करने चाहिए। वहाँ अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से जिस दिन भी प्रस्ताव पारित होगा उसके पद से हटाना, उसको पद से उसको हटना पड़ेगा, उसे हटना होगा। जिस दिन प्रस्ताव पारित हो गया उसी दिन उसे हटना पड़ेगा, उसके बाद वो किसी भी समय नहीं रह सकते। राज्य विधानसभा इसमें भाग नहीं लेती, मैंने पहले भी बता दिया। इस बात को इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि राज्य विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में तो इन्वॉल्व थी, लेकिन उसे हटाने के लिए महाभियोग में उसे नहीं लाया गया है। नहीं तो दिक्कतें क्या होगी, क्यों नहीं लाया गया, कि मान के चलिए कि राष्ट्रपति शासन कहीं लगने वाला है ना, और उसे ऐसा आभास हो गया किसी राज्य में कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, तो भाई साहब राष्ट्रपति को ही हटाने के लिए महाभियोग ले आएंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो बातें हैं इसको संविधान में बहुत सोच समझ के बनाया गया। अगली बात देखते हैं, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। अगर राष्ट्रपति नहीं है, रिक्त है पद, तो किस प्रकार की बातें हैं इसमें। अगर पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है, किस प्रकार से रिक्त हो सकता है। एक तो 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, 5 साल का काम समाप्त हो गया तो स्वतः ही रिक्त हो जाता है, उसके बाद बनने की बात नहीं है, तो नया राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। अगर 5 वर्ष से पूर्व त्यागपत्र दे दे, ऐसी स्थिति में
महाभियोग की प्रक्रिया हो और उसे पद से हटाना पड़े तब रिक्त हो सकता है, उनकी मृत्यु हो जाए तब हो सकता है, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हत ना हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो, गलत तरीके से गलत डेटा प्रस्तुत करके वो निर्वाचित हो गया हो, बाद में पता चला हो कि ये गलत है, तो ऐसी स्थिति में हटा दिया जाएगा। निर्वाचन अवैध घोषित हो मतलब जैसे गलत तरीके से वोटिंग हुई हो, इस प्रकार की बहुत सारी अन्य विवाद जितने भी हैं वो, तो ऐसी स्थिति में होने पर फिर सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाती है। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो गया है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से, जिस दिन भी पद रिक्त होता है उसी तिथि से 6 माह, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, 6 माह के भीतर ही क्या करना पड़ेगा, इसे लाना पड़ेगा वापस से। नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर होना ही पड़ेगा, करना ही है। नए निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की से 5 वर्ष तक अपने पद पर फिर बना रहेगा। उपरोक्त कारणों से पद की रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति या बीमारी या अन्य कारणों से अपने कार्य करने में असमर्थ होने पर उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। इसकी मैं साधारण भाषा में बात बताऊं तो ये ऐसी बात है कि अगर कोई राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र दे देता है या किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, कंप्लीटली रिक्त हो जाता है वो पद, तो ऐसी स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा, वो भी 6 माह के अंदर। और इस 6 माह तक, अब 6 माह से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक तो राष्ट्रपति कोई नहीं है, तो इस स्थिति में कौन रहेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को धारण किए रहेंगे। जैसे ही नए राष्ट्रपति आ जाते हैं वो अपना पद वापस ले लेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं। या इसके अलावा एक और है कि यदि राष्ट्रपति बीमार हैं, पूर्णतः तो रिक्त नहीं है राष्ट्रपति का पद, वो बीमार हैं और 15 दिन 20 दिन 30 दिन नहीं आ सकते, तो ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे। ये बातें आपको याद रखनी है, 6 माह याद रखनी है, त्यागपत्र दे दे या इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हम नए निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से, अब जो राष्ट्रपति नए निर्वाचित हो गए हैं वो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ये मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया, वही चीज़ें फिर से रिपीट हो गई है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है, ठीक है। जितनी भी प्रकार की शक्ति है, उन्मुक्ति, सब कुछ प्राप्त होगा। वेतन भत्ता भी राष्ट्रपति के जैसे ही मिलने शुरू हो जाते हैं, वो भी कब तक, जब तक वो उस पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति की और कुछ शक्तियां दी गई हैं, वो किसी इस प्रकार है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों किस प्रकार की बात है और कुछ कार्य है, वो ये हम देखते हैं। एक तो कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन कुछ शक्तियां हैं। ये 7 प्रकार की शक्तियां हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन इन सब में कंट्रोल किसका है, हमारे संसद में है, मंत्रिमंडल के पास, ठीक है। अब उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अब ये कार्यकारी शक्ति के अंदर आएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे या मंत्रियों की नियुक्ति करे, तथा महान्यायवादी की नियुक्ति, उसके वेतन आदि का निर्धारण, महान्यायवादी के वेतन के निर्धारण, ये सभी क्या करेंगे, कार्यकारी के शक्ति के अंदर राष्ट्रपति करेंगे। भारत के महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कैग जो होता है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल और मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका ये सभी याद रखने हैं आपको। पूछता है कि इनमें से किसकी नियुक्ति कौन करता है या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं साधारण से, तो आपको याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, अन्य चुनाव आयुक्त, मुख्य के साथ अन्य भी हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उसके सदस्य भी हैं, अध्यक्ष के साथ उसके सदस्य भी हैं, राज्य के राज्यपाल भी हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो अनेक आयोग बनते हैं, आपने सुना होगा ST/SC आयोग या इस प्रकार के आयोग, वो सारे आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो
या अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की जो भी शक्तियाँ हों उसे प्राप्त करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि राज्यों में ही विवाद हो जाते हैं, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, और वो केंद्र में नहीं जाते, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाती है उनके विवादों को निपटारे करने के लिए। ये सारे जो शक्तियाँ हैं वो कार्यकारी शक्तियों के रूप में आएंगे। उसके बाद आते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति भी है, संसद की बैठक बुला सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब संसद में एक सदन और दूसरे सदन में कोई विवाद चल रहा हो और संसद चल ना सके, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बुला लेते हैं, उसी को बैठक बुलाता है। स्थगन करना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का ओनली लोकसभा का विघटन, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, इसीलिए स्थगन करना, लोकसभा का विघटन या संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये क्या करना है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ही काम आती है। संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, हर साल एक तो होती है, और एक नई संसद जब बनकर आती है तो उस समय भी ये काम होता है। जैसे लोकसभा का बनना, तो उस समय जो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण से शुरुआत कर, लोकसभा की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, वार्षिक तौर पे भी होती है और जब नई संसद बनती है तब भी होती है। साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को 12 सदस्य, इनको राज्यसभा में मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति का होता है, और दो सदस्य जो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस नियुक्त किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, तो उनका मनोनयन इस वक्त फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन ये संविधान में इस प्रकार से दिया हुआ, तो आप इसे याद रखें। उसका मनोनयन इसलिए नहीं हो रहा है कि अब आज सभी एंग्लो इंडियन सब साधारण भारतीय हो चुके हैं, तो इसमें अब वो वाली बात नहीं रह गई है। तो 12 सदस्य को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है, याद रखें। संसद में कुल विशेष विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। कोई कोई विशेष विधेयक होता है, वो विधेयक कैसे हो सकते हैं, जैसे संचित निधि से। संचित निधि क्या होता है, जैसे हमारे घर में लॉकर आजकल के ज़माने में बना के रखते हैं, पहले के ज़माने में एक मटका हुआ करता था जिसमें एक धन होता था, संचित धन होता था, और उसमें अगर कोई पैसे निकालने हैं तो आपको सबसे सहमति लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार की बात है कि भारत का भी एक धन का एक मटका है, उसमें से धन निकालना है तो राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, तो वही है संचित निधि से। खर्च से संबंधित कोई विधेयक लाना हो, राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्यों को बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ेगी। CAG, कंट्रोलर, एडिटर जनरल जो हैं, संघ लोक सेवा आयोग के आयोग और वित्त आयोग और इस प्रकार के अन्य जितने भी आयोग हैं, उनकी जो रिपोर्ट बन के आती है उसको संसद में पेश करने का जो काम है वो राष्ट्रपति का ही होता है। ये सभी विधायी शक्तियों में ही आएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न आपसे कैसे बनेंगे, चार शक्तियां दे देगी ऑप्शन में, आपको इस शक्तियों में चुनना है कि कौन सी शक्ति विधायी शक्ति है। प्रश्न ऐसा होगा, इनमें से कौन विधायी शक्ति है। 4 शक्ति दे देंगे, एक इसमें से होगी और एक जो अन्य शक्तियों से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कौन सी विधायी शक्ति है और कौन सी कार्यपालिका शक्ति है, न्यायपालिका की शक्ति है, इस प्रकार अलग अलग। विधायी शक्तियों में कुछ अन्य बातें हैं। जब कोई विधेयक संसद में पारित हो जाता है, विधेयक पारित हो जाता है, चाहे वो 2/3 बहुमत से पारित हुआ हो या साधारण बहुमत से, इस प्रकार का कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो हमारे राष्ट्रपति के पास लाया जाता है, राष्ट्रपति की टेबल पर। तो जब राष्ट्रपति की टेबल पे आएगा तो वो उसे स्वीकृति दे सकते हैं उस विधेयक को, या अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखते हैं। कभी कभी ऐसे विधेयक आते हैं जिसकी स्वीकृति नहीं दी जाती, जब भी स्वीकृति देना होगा दे देंगे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसे रख ही लेते हैं अगर उनको नहीं देना है तो, क्योंकि उसे लौटा नहीं सकते। तो अगर ऐसे है तो रख दिए तो रख दिए, तो ऐसे ये भी ड्रॉबैक रह जाता है थोड़ा सा। विधेयक हो, यदि वो धन विधेयक नहीं है, अगर धन विधेयक नहीं है तब संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। ठीक है, अगर उसे लगता है कि इसे लौटा देना चाहिए तो पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, और संसद में विधेयक को संशोधन के बिना पुनः पारित कर दी। अगर मान के चलिए कि संसद में कोई विधेयक आता है, उसे पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति को लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, आप इसे वापस ले जाइए और फिर से पारित करके लाइए, और अगर संसद ने बिना किसी परिवर्तन किए उसे फिर से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो निश्चित होता है। लेकिन धन विधेयक में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति से ही पेश किया जाता है, संसद में, लोकसभा में पेश होगा। और अगर धन विधेयक
पारित होने के बाद राष्ट्रपति उसे वापस कर दें तो ये अविश्वास माना जाता है और जो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री होंगे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से और पूरा मंत्रिमंडल और पूरा लोकसभा भंग हो जाएगा। इस धन विधेयक में इतनी पावर होती है, इसलिए उसे लौटा नहीं सकते। वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। सत्रावसान अलग चीज़ है और निलंबन अलग चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो हम देखेंगे संसद में। यह अध्यादेश संसद को की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है कि वह किसी भी समय वापस ले सकता है, वह किसी भी समय भी वापस ले सकने की भी शक्ति रख रहा है। इस प्रकार की अनेक शक्तियाँ जो है ये विधायी शक्तियों में आएगी, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं वित्तीय शक्ति। हमारे राष्ट्रपति के पास कुछ वित्तीय शक्ति भी है, वो किस प्रकार के देखते हैं। धन विधेयक जो भी हमने देखा था राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे वापस नहीं लौटा सकते, साइन करना पड़ेगा। अगर लौटा दिए तो फिर सरकार गिर जाती है, ये भी है। 6 वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण मैंने बताया था जिसे बोलते हैं बजट, संसद के समक्ष रखता है। कौन रखेगा? राष्ट्रपति ही रखेगा। अनुमोदन की कोई भी मांग उसकी सिफारिशों के बिना नहीं की जा सकती। अगर लगता है कि हमें संचित निधि से पैसे चाहिए, धन चाहिए, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी उद्देश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है। आपने सुना होगा 13वीं वित्त आयोग, 15वीं वित्त आयोग, 14वीं वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष, ठीक है। इस प्रकार की जो बातें रहती है वो केंद्र और राज्यों के वित्तीय बंटवारे के लिए बनाया जाता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें काफ़ी विवाद होता है फिर केंद्र और राज्यों के बीच। कूटनीतिक शक्तियाँ हैं। कूटनीतिक शक्तियाँ क्या क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय, आप सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियाँ होती है, जो भी बातें होती है, वो सभी कुछ राष्ट्रपति के आधार पर ही होगी, उन्हीं के नाम पर होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति के नाम पर होगी लेकिन अनुमति संसद की। जितनी भी अभी तक जितनी भी हमने शक्तियाँ देखी, सब में यही बातें आती है। स्वविवेक की शक्ति बस ये रहती है कि कोई विधेयक आता है तो उसे आप अपने पास रख सकते हैं, वो भी अगर साधारण विधेयक है तो, विशेष विधेयक है तो भी आपको देना पड़ेगा। सैन्य शक्ति की क्या बात है? वो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च, जितने भी हमारे यहाँ सेना है, 3 सेना, उसका प्रमुख है। युद्ध की घोषणा कर सकता है या समाप्ति की घोषणा भी कर सकता है। युद्ध अगर कहीं करना है तो दे सकते हैं, लेकिन ये सभी क्या होगा? संसद की अनुमति होनी चाहिए उसके अनुसार। आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं 352 के अनुसार, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा होता है। राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 से भी लगाते हैं। 365 कहाँ लगाएंगे? जब केंद्र सरकार ये कह दे कि हमारे अनुसार राज्य सरकार अपने शासन को चलाने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, वो अनुच्छेद 365 कहता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, आज तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, वो आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछता है कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है, तो आपको याद रखना है भारत की ये स्थिति नहीं है कि यहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगे। हो सकता है भविष्य में खराब हो, लेकिन उसकी भी संभावना ना के बराबर है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। राष्ट्रपति की सारी जितनी शक्तियाँ, कार्यकाल और जितनी भी बातें थी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई, इससे आप जुड़िए और करंट अफेयर और इस प्रकार के अपडेट्स इसमें आते रहते हैं। तो चलते हैं, नए वीडियो में आपके सामने शामिल होंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।